हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Am I audible? Good morning प्रीति जी। आई एम वेरी गुड। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? गुड मॉर्निंग प्रीति जी।
ओके, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन राजवीर जी, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोला जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। जो हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। थैंक यू प्रीति जी। कल थोड़ा सा मैंने सोचा कि उसमें गैप नहीं होना चाहिए, वैसे ही थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हो रखा है। ओके, तो हम जो बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में हम मोहम्मद बिन तुगलक को समझ रहे थे। थोड़ा सा मैं पीछे से लेके आ जाता हूँ, जब तक कोई और आना चाहते हैं तो वो जुड़ जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की हम योजनाओं को डिस्कस कर रहे थे, और मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में हमने 4 योजनाओं की चर्चा की थी। कि जो एक तो है कैपिटल शिफ्ट कर देता है, कैपिटल शिफ्ट के बाद हमने देखा था टोकन करेंसी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके पास जो गांधी जी के नोट है वो कौन से नोट हैं, टोकन करेंसी हैं या रियल करेंसी हैं। यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये वाली जो कैपिटल शिफ्टिंग की वाली बात है वो हम ऑलरेडी समझ चुके थे। याद होगा आप लोगों को, हमने कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली से देवगिरी, है ना, यहां से हमने कैपिटल शिफ्ट किया था। और दिल्ली से कैपिटल शिफ्टिंग हम कर रहे थे, और हमने इसका फेल्यूर ऑफ रीजंस हमने देखा था। दैट मीन इसको हमने ज्योग्राफी से कनेक्ट करके समझने की कोशिश की थी। याद करिए, और ज्योग्राफी हमें ये बताती है कि ये वाला जो रीजन है वो आपका क्लाइमेट अलग है, और इस वाले रीजन का क्लाइमेट अलग है। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ द फेल्यूर ऑफ द दिस पॉलिसी, एंड इट वाज द वन ऑफ द बिग फेल्यूर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। Got it my points, ठीक है। एंड द second one is the introduction of the token currencies, and token currencies is nothing but that is our गांधी नोट, है ना, जो हमारा जो गांधी जी के नोट हैं, that is token currency। आरबीआई जो इंट्रोड्यूस करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये जो है एक टोकन करेंसी हमने इंट्रोड्यूस की थी, और इस टोकन करेंसी को हमने इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। और मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसी जो थी बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी थी। और दूरदर्शी थी इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 13th सेंचुरी के आसपास की घटना है, जबकि 21वीं शताब्दी में हम और आप सभी जो हैं एक टोकन करेंसी ही उपयोग करते हैं। और राइट, समझ में आए तो इट वाज वन ऑफ द फेल्यूर एंड वी हैव लर्न थ्रू द इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमने इसे इकोनॉमिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऑल राइट, सभी को क्लियर है? तो ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है कि हमने 2 पॉलिसीज देख ली हैं। नाउ वी आर मूविंग, गुड मॉर्निंग निगम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर मूविंग द थर्ड पॉलिसीज, एंड इसके बाद हम जो है चौथे की ओर मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही खास है, और इसकी पॉलिसीज भी बहुत खास है, और ये सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप होने वाली हैं, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट वाले की बात करने वाले हैं, और ये है खुरासान कराचिल प्लान, ठीक है। देखिए, अब हमारी जो तीसरी वाली जो पॉलिसी है वो है खुरासान और कराचिल की कैंपेन। अब देखिए क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन चाहता है। भाई, एम्पायर का एक्सपेंशन हर कोई व्यक्ति चाहता है, ठीक है, सीधी सी बात है। द एम्पायर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एम्पायर का एक्सपेंशन वो करने के लिए एक प्लान बनाएगा, एक योजना बनाएगा। वो क्या करेगा, वो आपके आस पड़ोस के 3 शासकों से क्या करेगा, एक ट्रीटी करेगा, एक संधि करेगा। और इस ट्रीटी में एक वो प्लान बनाता है कि क्यों ना हम खुरासान को जीत लें। खुरासान एक खास जगह है, दिस इज रिलेटेड टू द अफगानिस्तान, एंड दिस काइंड ऑफ द टेरिटरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल दीज 3 रूलर्स, ठीक है। जो 3 शासक जिनके साथ हम ट्रीटी करने वाले हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट वॉज ए गुड प्लान, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर होता है, एक अलायंस आपका होता है, और इस अलायंस में हम देखते हैं, एक प्लान बनाते हैं, कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा, एंड कद्दू इज नथिंग बट दैट इज खुरासान। तो हम ऐसा कुछ प्लान बना लेते हैं कि ये कद्दू जो है सब में बढ़ जाएगा, और इस कद्दू का नाम है खुरासान। तो कैंपेन करने के लिए अभी हमें क्या चाहिए, एक आर्मी चाहिए होगी। वी नीड ए बिग आर्मीज टू कैंपेन दिस कद्दू। ये कद्दू जो हमें जीतना है, इसको जीतने के लिए हमें कैंपेन करनी होगी, और एक हम आर्मी रखते हैं, और आर्मी को ट्रेंड किया जाता है। अब देखिए, आर्मी को ट्रेंड किया जाएगा मतलब क्या लगेगा, पैसा लगेगा, सीधी सी बात है, मनी लगेगा। और जब मनी लगेगा तो हमें यहाँ पर उसके लिए कुछ एडवांस सैलरी वगैरह भी अरेंज करनी होगी, अदरवाइज सैनिक भाग जाएंगे, सीधी सी बात है, करेक्ट है। तो दैट्स वाई दे नीड ए सम काइंड ऑफ द मनीज, और मनी जो है वो उसमें इन्वेस्ट कौन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी भी करते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और मनी जो है वो इसका एक फंड बनाया जाता है,
है और इस फंड से जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए प्लान बहुत ही अच्छा था, ये आज का नहीं, ये क्या है, एक आपकी फॉरसाइटनेस को बताता है, मतलब आपकी दूरदर्शिता सोच को बताता है। और आप देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं और वो इस पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पॉलिसीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बताने की। अब ये कैंपेन जो है बनाई जाती है, एक आर्मी रखी जाती है, उस आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है एंड और उसको सैलरी एडवांस में दी जाती है, भैया कि ले भैया सैलरी और जी ले अपनी जिंदगी, और इस तरीके से तो हमारा सैनिक हो जाएगा, ये एक आर्मी को बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन सब सिनारियो जो है वो एक से नहीं होते हैं, वक्त ना एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है, वैसा हम समझ सकते हैं। तो इनको क्या हुआ कि यहां पर हम देखेंगे जो ये तीन थे, इनमें से एक तो मोहम्मद बिन तुगलक था और जो बाकी के जो थे उसमें क्या होता है कि एक सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला है, दैट मीन्स ये मिस्र वाला जो है, ये इजिप्ट वाला, वहां पर क्या होगा, सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, चेंज ऑफ द पावर, चेंज ऑफ द पावर इज, ये इंडिकेट करता है कि जो न्यू रूलर आता है या न्यू शासक आता है, ही वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस खुरासान। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपने कॉप 14 का नाम सुना होगा। कॉप 14 इज दैट इज अ ट्रीटी रिलेटेड टू द, जो आपका जो एनवायरमेंट, और इस एनवायरमेंट की जो ट्रीटी पर साइन किया था बराक ओबामा ने किया था। और गुड मॉर्निंग प्रीति जी, बराक ओबामा ने किया था, लेकिन इस ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जैसी सत्ता में आए, उन्होंने बोला कि हम एनवायरमेंट से समझौता कर लेंगे, हम लेकिन अपने डेवलपमेंट से समझौता नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज अवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसा कुछ बोलते थे। एंड दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई ही वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कॉप 14, वो 14 से आपके बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना को समझने का। तो ऐसे शासक जब आते हैं सत्ता में और वो क्या करते हैं, वो पॉलिसी से बाहर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। और ये मिस्र या इजिप्ट का जो रूलर है, ही इज डिनाइंग, वो क्या करता है, वो बोलता है कि हम ऐसी संधि वंधि को नहीं मानते और हम जो है इस आर्मी को पैसा भी नहीं देंगे और हम इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। ओके साहब, ट्रीटी से बाहर जब आ गए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मेजर इन्वेस्टर, ऐसे हम कह सकते हैं। वो इसमें ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि इस आर्मी को, अब आर्मी को आप खाली बैठा रख नहीं सकते हैं, ठीक है। आर्मी को क्या बोलेंगे, आर्मी जो है वो उसको खाली नहीं रख सकते हैं। खाली इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि यदि आर्मी को अपन ने खाली रख दिया तो उसमें क्या जंग लग जाएगा, सीधी सी बात है। So that's why he is sending a whole army to another campaign, and this another campaign is nothing but the name is called Karachil. वो क्या करता है कि एक काम करते हैं, आर्मी खाली बैठी हुई है और आर्मी खाली बैठी जाएगी तो क्या होगा, वो उसका जंग लग जाएगा, सीधी सी बात है। और जब उसमें जंग लग जाएगा तो हम इसलिए क्या करते हैं, उसको एक भेज देते हैं और वो है कराचिल। मतलब हम खुरासान कैंपेन तो हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कराचिल भेज देते हैं। वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके एक काम करेंगे कि इनको हम थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए वहां पर एक मैदान है, वहां पर बहुत सारे कंकड़ हैं, बहुत सारे आपके स्टोन्स हैं। एक काम करेंगे, हम आर्मी को बोलेंगे एक काम करो, पहले इस कंकड़ को बीनो, या यहाँ पर जो स्टोन्स हैं उनको बीनने की कोशिश करिए, इसको कलेक्ट करने की कोशिश कर ली, ठीक है। जब आर्मी ये कर लेगी तो हम क्या करेंगे, एक काम करिए, आप जो है ना, ये आपने जो है कलेक्ट कर लिए सारे के सारे कंकड़ या स्टोन्स हैं, एक काम करो, इन सारे कंकड़्स को फिर से क्या कर दो, फैला दो यहाँ पर। इस तरीके से हमारी जो है आर्मी वहां पर बिजी रहेगी और उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और वो ट्रेंड रहेगी, और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी वी विल यूज दिस आर्मी एज ए वॉरियर्स, एज ए सोल्जर्स। तो ये अपने आप में देखिए एक अच्छा प्लान था, हमने एक प्लान बनाया था और प्लान जो है वो बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कराचिल दैट इज लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द हिमालय, और हिमालय का ज्योग्राफी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप देखेंगे हिली टेरेन होगा। लेकिन वहां जाकर सोल्जर्स जो हैं वो उस क्लाइमेट कंडीशंस को फेस नहीं कर पाते, जियोग्राफिकल चैलेंजेस जो है वो उनके लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते या वो मैच नहीं कर पाते, और इसके बाद ये पूरी की पूरी आर्मी जो है वहां पर कोलैप्स हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो दिस वाज द प्लान ऑफ द खुरासान कराचिल, एंड दिस वाज वन ऑफ द फेल्यूर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ हाँ, एंड अकबर वाज द लिटरेट बट सर, was related but sir with the uh,
बिन तुगलक अदर फैक्टर्स ऑफ एसोसिएट इज द क्रिटिसिज्म गुड्स। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद राजवीर जी पूछ रहे थे वो क्वेश्चंस, ठीक है, कि मैंने आपको ये बोला है द पीपल आर नॉट मच कैपेबल टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं सारी की सारी जो है उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे थी, और जनता जो है वो उसको समझने लायक नहीं थी, जनता समझने लायक नहीं थी, तभी तो जाकर ये घटनाएं हुई। ठीक है, दूसरा एक चीज और हम समझ सकते हैं कि वहां की जो है जनता जो है कैपेबल नहीं, वो समझने लायक नहीं। अब देखो, जैसे मान के चलिए यदि आप किसी को आज की डेट में बोलिए कि भाई मोदी साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी साहब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। अब आप देखिए, रिलीजन्स को आप लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी डाउन चल रही है, ठीक है, आपकी दाढ़ी है तो पूरा इधर बढ़ रही है, तो कहानी सिनारियो बहुत सारी चीजें जो है वो मैच कर रही हैं, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में पॉलिसीज जो बना रहा था दैट वाज वेरी वेरी मच ग्रेट, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, क्या ये सही था? उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं हुआ, और कभी कभी जो है आपका भाग्य भी साथ नहीं देता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। एंड दिस विल ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट पॉलिसी। हम मोहम्मद बिन तुगलक का जो अगला पॉलिसी देखेंगे उसमें उसका भाग्य साथ नहीं देगा। तो इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, याद करिए, टोकन करेंसी। यदि हम टोकन करेंसी में आप स्टैंडर्ड्स अच्छे बना देते और उसमें आप मार्किंग अच्छा कर देते, तो शायद आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी होती। और जो पॉलिसीज आप 21 अब आज की डेट में क्या आप लोग अपना सिक्का घर में बना सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आप आंसर राइटिंग जब आप अपना करें तो उस हिसाब से आप उसको मैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, तो ये एक व्यू हो सकता है कि ही वॉज मच कैपेबल रूलर्स। ठीक है, पॉलिसीज उसकी बहुत ज्यादा दूरदर्शिता वाली थी, लेकिन जनता बेवकूफ थी, और जनता बेवकूफ थी, उन्होंने घर पे बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का एक इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा नहीं था। बीइंग द किंग, बीइंग द सुल्तान, ही वॉज नॉट एबल टू इंपोज द पॉलिसीज इन ए वेरी गुड मैनर। वो स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं बना पाया, वो मानक क्यों नहीं बना पाया, उस पर सील ठप्पा उसने सही से क्यों नहीं लगाया? आज की डेट में आरबीआई जो नोट बनाता है वो आप घर पे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उनको नहीं बना सकते क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं। कोई बना रहा हो तो भाई बताएगा थोड़ा ना, वैसे भी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तो मैंने एक जस्ट जोक के पार्ट से कह दिया, इट्स ए काइंड ऑफ द जोक्स अपार्ट। ठीक है, लेकिन हम मोहम्मद बिन तुगलक की यदि पॉलिसीज को समझने की कोशिश करें तो ये सब की सब जो है वो अपने उस जमाने के हिसाब से बहुत बेस्ट थी, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ। आप इसको डिमोनेटाइजेशन से भी समझ सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन भी एक अच्छा ऑप्शन था। डिमोनेटाइजेशन में क्या बोला गया, भाई आपको काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, अपना सिक्का नहीं चलता। वेरी गुड, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप प्रियंका जी। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन वाज आल्सो गुड। ठीक है, अब ये देखिए, द पीपल आल्सो सपोर्टिंग। ठीक है, याद करो वो टाइम जब आप देखेंगे कि जनता जो है वो सपोर्ट कर रही है और जनता लाइन में लग रही है। गर्मी का टाइम, मतलब कह सकते हैं कि वो जनता लंबी लंबी लाइन में लगी हुई है, और बहुत सारे 15 लाख की उम्मीद है, उसे काला धन की उम्मीद है, पब्लिक इज आल्सो सपोर्टिंग। लेकिन जब एक साल बाद हुआ तो रिपोर्ट आई आरबीआई की पूरा का पूरा पैसा जो है वापस आ गया, 99% पैसा आ गया। रीजन आप जब देखेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो डिमोनेटाइजेशन फेल क्यों हो गया? रोज तो डेली प्लान आ रहे थे, आज 200 रुपए निकाल सकते हैं, आज 500 रुपए निकाल सकते हैं, आज 2000 रुपए निकाल सकते हैं। और ये तो एक रिचार्ज की तरह पॉलिसीज चल रही थी। जो रिचार्ज के ऑप्शंस हुआ करते थे पहले, भाई नाइट रिचार्ज, डे रिचार्ज, ठीक है, कॉल रेट कम करो, ऐसा कुछ रिचार्ज चल रहा था। और शशिकांत दास जो आते थे, मेरे ख्याल से आरबीआई गवर्नर वही थे। ठीक है, और जब वो आते थे और वो ये कहते थे कि आज 200 रुपए निकाल सकते हो, आज 500 रुपए निकाल सकते हो, आज लाइन में लग सकते हो शादी के लिए इतना, ये क्राइसिस थे, वो क्या थे? तो रिचार्ज के ऑप्शन आज तक हमें नहीं समझ में आए, और आज वो चीजें जो है आप डिमोनेटाइजेशन में इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो जो बैंक वाले जो सुबह दोपहर शाम जो है आराम से अपनी नौकरी करते थे, उनको भी आपने करप्ट होने का मौका दे दिया। तो रीजन क्या है? पॉलिसी वॉज वेरी गुड बट इंप्लीमेंटेशन वॉज नॉट गुड। आप देख लीजिए। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 99% जो है जो आपका जो पैसा है वो आपका वापस मार्केट में आ गया। और अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इन नोट को छापने के लिए आपने कितने पैसे खर्च कर दिए? इस नोट को छापने के साथ साथ आपने कितने हेलीकॉप्टर्स, कितने आपके जो सेना या उसको बिल आपको भरना पड़ा? ओवरऑल आप समझें तो ये पॉलिसीज जो थी वो फेल हो गई कि नहीं हो गई? सिमिलर लाइक द मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसीज। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, और समझाने का उद्देश्य यही है कि आप उस चीज को और आसानी से समझ सको, क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन देखा है, समझा है,
और डिमोनेटाइजेशन समझा है, लेकिन हम 13th सेंचुरी में हमें नहीं मालूम क्या हुआ होगा, लेकिन उस पॉलिसीज को हम यहां पर कनेक्ट करके समझ सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ये खुरासान कराचीन अभियान को हम थोड़ा और इस तरीके से देख लेते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, खुरासान इज ए प्लेस दैट इज नियर बाय द अफगानिस्तान, और ये सेंट्रल एशिया के आसपास आता है। ये हमने मैप में ऑलरेडी समझा था। और जब हम इसको जीतने के लिए जाते हैं तो हम एक ट्रीटी करते हैं। देयर इज ए ट्रीटी एंड दिस ट्रीटी इन बिटवीन द मोहम्मद बिन तुगलक, तरमाशरीन, ये मंगोलाइट्स होते हैं ना, जो मंगोल्स होते हैं वो छोटी आंखों वाला, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द सुल्तान ऑफ द इजिप्ट, and these three persons, ठीक है, they are making a treaty or they want to expand the एम्पायर इन द खुरासान, और इसके लिए एक ज्वाइंट आर्मी बनाई जाती है। और ज्वाइंट आर्मी जब बनाई जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, एक एडवांस में पेमेंट करेंगे। एडवांस में पेमेंट के लिए चाहिए होगा भैया मनी या पैसा, और एडवांस में पेमेंट जो है वो किया जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम्स यहां पर हम देखेंगे कि बराक ओबामा की जगह जो है डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। देखिए, during this time the government is going to change in the Egypt, but the new ruler did not interested in the treaty. Got it my points? ठीक है, अब जब नया शासक जो है वो इस ट्रीटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो क्या करेगा भैया कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। याद करिए वो स्टेटमेंट जो यूएसए का प्रेसिडेंट दे रहा था, वो बोलता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारे डेवलपमेंट से, और हमारा डेवलपमेंट के सामने यदि पर्यावरण भी आ जाए तो हम उसको हटा देंगे। और इस तरीके से जो है जो द सुल्तान ऑफ इजिप्ट इज नॉट मच इंटरेस्टेड, तरमाशरीन इज आल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड। इन सच कंडीशंस मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा, एक शिथिल या रिलैक्सिंग आर्मी को थोड़ा सा मूव ऑन करने के लिए कराचिल भेज देगा। Got in my points? ये मैंने थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जब कराचिल में हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे द आर्मी the whole army is going to impacted due to the climate change conditions, ठीक है, और इससे प्रभावित हुई। और क्लाइमेट कंडीशन हमेशा आपके फेवर में नहीं होती। याद करो वो क्लाइमेट कंडीशन वैसी थी जिसकी वजह से हमारा सिकंदर भाग गया था। याद करो वो छोटा सा मच्छर जो उसको भगाने के लिए कैपेबल था। तो ये क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। आज भी देख लीजिए क्लाइमेट कितना आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियों की वजह से हम देखते हैं द होल आर्मी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, पूरी की पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। और जब नष्ट हो चुकी है, दिस इज अनदर फेल्यूर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से एक पॉलिसीज जो है वो आपको फेल हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट फेल्यूर, दिस इज अ बिग फ्लॉप शो बाय द जसपाल भट्टी। तो सीधी सी बात है, हमारे जो जसपाल भट्टी हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब हमारे मोहम्मद बिन तुगलक साहब जो है वो फेल हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होगा, एक और पॉलिसी फेल हो गई। फर्स्ट फेल, सेकंड वाली पॉलिसी फेल, थर्ड वाली पॉलिसी फेल, और इस तरीके से हम देखते हैं फ्लॉप हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, द टैक्स इंक्रीज। आगे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो है डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ जीएसटी भी लेकर आ गए थे। जीएसटी में हम देखेंगे एक नया टैक्स सिस्टम आया था। सिमिलरली हम यहां पर देखने वाले हैं कुछ ऐसा। आया नहीं आया समझ में, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि देखो अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज थिंकिंग अबाउट टू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, है ना, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स वो करने की कोशिश करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, टैक्स इंक्रीज करने वाला है। टैक्स इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, एनालिसिस करता है। देखो अभी तक क्या है, पूरे इंडिया में टैक्स जो है, टैक्स की दर जो है वो फिक्स है। सब में जगह टैक्स जो है बराबर वसूला जा रहा है। मान के चलिए वो है आपका 1/3%, ठीक है, 1/3, दैट मीन्स, ठीक है, 33% टैक्स वॉज इम्पोज बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। अब एक बात बताइए कि अंबानी हो, चाहे आपका वो झाड़ू वाला हो, या आपका देखिए पानीपुरी वाला हो, इन सब पर यदि हम बराबर टैक्स लगाएं तो क्या ये बेईमानी होगी, या कह सकते हैं कि ये सही होगा? आप खुद बता देंगे कि भाई अंबानी की इनकम है 100 करोड़, ठीक है, झाड़ू वाला मतलब कॉमन मैन, झाड़ू वाले की इनकम है 100 रुपए, ठीक है, और पानीपुरी वाले की इनकम है 10 रुपए, ठीक है। ये पर डे हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं मोटे तौर पर समझने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए कि जब व्यक्ति की इनकम ऐसी है तो क्या उन पर टैक्स भी जो है क्या एक से लगने चाहिए? नहीं, ज्यादा टैक्स किस पे लगना चाहिए? अंबानी पर लगना चाहिए, झाड़ू वाले पे थोड़ा सा मीडियम लगना चाहिए, और पानीपुरी वाले पे थोड़ा सा और कम लगना चाहिए, या इसको फ्री करना चाहिए। भाई 10 रुपए कमाता है वो टैक्स में दे देगा तो बचेगा क्या? क्या खाएगा और क्या निचोड़ेगा? सीधी सी बात है। तो इसीलिए यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ये कोशिश करता है कि सभी को बराबर एक तराजू से या एक
मेजरमेंट से ना नापा जाए, और उसने ये किया कि वो स्थान जहां पर शायद बड़े लोग रहते हैं या वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हम वहां पर टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, और टैक्स की दर को इंक्रीज करके हम 33 से 50% लेकर आ जाते हैं। एंड 50% इज नथिंग बट दैट इज 1/2। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, उसने बोला कि सबको बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसको इस तरीके से कोशिश करने की कोशिश करेगा, और यहां पर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इस टैक्स की रेट को चेंज कर देगा। लेकिन वो कहां करेगा? अंबानी लोग कहां रहते हैं? अंबानी लोग रहते हैं आपके एंटीलिया में, है ना। एंटीलिया बड़ा चर्चा में, आप समझ लीजिए। एक काम करते हैं, और यहां पर एंटीलिया कौन सा क्षेत्र है? दिस इज द एरिया ऑफ द गंगा यमुना दोआब। अब इसको कैसे एनालिसिस किया भाई? उसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तभी तो इसको समझ में आया होगा। तो आप देख लीजिए, ही वॉज लिटरेट, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, तभी तो जाके उसने इस चीज को इंपोज करने की कोशिश की। गंगा यमुना दोआब इज अ वेरी फर्टाइल एरिया, और फर्टाइल एरिया क्या होता है? उपजाऊ होता है। और वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर कौन सी सॉइल आती है? एलुवियल सॉइल आती है। ज्योग्राफी आप लोगों ने भी पढ़ रखी है। एलुवियल सॉइल आती है तो क्या होगा? नदी जो है एलुवियल सॉइल्स लेकर आती है, और ये सॉइल जो है वो आपको फर्टाइल होती है, और जब फर्टाइल होगी तो वहां पर प्रोडक्शन कम तो होने वाला नहीं है, प्रोडक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। एंड बीइंग द प्रोडक्शन इज हाई, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे द पीपल ऑफ दिस एरिया इज वेरी मच कैपेबल, ठीक है, उस क्षेत्र के लोग जो होंगे उस क्षेत्र के जो लोग होंगे वो कैपेबल होंगे और सक्षम होंगे, और जब सक्षम होंगे तो वहां पर वो टैक्स भी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। आया नहीं आया समझ में? और जब टैक्स ज्यादा हो देंगे तो हम एक काम करते हैं, वहां टैक्स 1/3 की जगह 1/2 ले लेते हैं। ये है कहानी मोहम्मद बिन तुगलक की गंगा यमुना दो आओ की। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से उनके द्वारा जो है ये टैक्स का एक प्लान बहुत बेहतर होता है, और इस टैक्स के प्लान को वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटीलिया वाले कहाँ रहते हैं, एंटीलिया वालों को पकड़ो और उनके ऊपर टैक्स लगा दो। ऑल राइट, गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं वो चीज, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की इस पॉलिसीज को भी हम समझ लेते हैं। He is going to increase tax in the Ganga Valley fertile area, alluvial soil, geography का स्टूडेंट्स वो कहानी है। क्यों? कारण क्या है? दिस इज द फर्टाइल एरिया क्यों है, ठीक है, और वो फर्टाइल एरिया आपको सबको पता है, ज्योग्राफी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, ठीक है। और टैक्स रेट जो है वो वहां पर वो 1/3 से 1/2 कर देता है, ठीक है। और इसी समय अब होता ये है, एक्चुअली यहां फेल होने का रीजन जो है, देखो किस्मत है ना, ठीक है, थोड़ा सा डेस्टिनी वाला हिसाब किताब है। यहां पर जैसे ही उसने टैक्स रेट बढ़ाने की कोशिश की, उस समय नेचर या प्रकृति ने जो है वो उसका साथ नहीं दिया, ठीक है। कभी कभी प्रकृति साथ दे देती है, कभी कभी प्रकृति जो है आपसे रूठ जाती है, और यहां पर प्रकृति रूठ गई, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द दैट मींस नेचर, एंड नेचर वाज अगेंस्ट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। और नेचर में यहां हम देखेंगे, वी विल फाइंड आउट द ड्रॉट या फेमाइन या अकाल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? आई थिंक अकाल होना चाहिए, थोड़ा यहां पर ठीक करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अकाल यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एंड द पीपल्स एंड द फार्मर्स एंड द पीसेंट्स आर नॉट एबल टू पे द टैक्स। सरकार ने तो घोषणा कर दी, गवर्नमेंट की घोषणा कौन करता है? मित्रों, हम सब आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, लेकिन ये सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसके पास होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर इस एनालिसिस करने में फेल होता है, और सरकार जो है को किसान जो है भुगतान नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और ये बात जो है सुल्तान को थोड़ा लेट पता चलती है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर बाद में जाकर वहां पर थोड़ा सा लोग मना करते हैं, टैक्स नहीं पे करेंगे, और जब टैक्स पे नहीं करेंगे, सुल्तान जो है इस डिसीजन को वापस ले लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सुल्तान सुनता था भाई, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज का सुल्तान जो है वो सुनता नहीं है। इतने दिन से जो है किसान जो है आपके दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू लिसन द सिंगल वर्ड फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। और वहां जाके चिल्ला रहे हैं, ठीक है, बंगाल में आप प्रधानमंत्री हो देश के, या आप कह सकते हैं ठेकेदार हो बीजेपी की, जो हर जगह पहुंच जाते हो प्रचार करने के लिए।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमारे जो ठेकेदार साहब हैं वो इस समय क्या है, बंगाल में है। ठीक है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बंगाल नहीं एक्चुअली आपके बांग्लादेश गए हुए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दैट इज द प्लेस। ठीक है, तो ये सब आप प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, सुल्तान जो है वो टैक्स को वापस ले लेता है। सुल्तान टैक्स को वापस जब ले लेता है और वो एक रियलाइज करता है कि नहीं, लोगों को है ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फेमाइन कोर्ट्स टू द रिलीफ ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द फेमाइंस। ठीक है, और वो बोलता है कि जो पीड़ित हैं, ड्रॉट हैं, ठीक है, जो उससे पीड़ित हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन करेंगे और एक वहां पर एक रूल बुक बनाता है। सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो जो प्रभावित है सबका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, सबको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड दिस काइंड ऑफ द कोड ऑफ द रूल्स, ठीक है, वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द रूल्स इज मेड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप देखिए, कहां आप टैक्स वसूलने की बात कर रहे थे और यहां आपको क्या करना पड़ा, पैसा और खर्च करना पड़ा। ठीक है, कहां जो है, यदि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए होते तो आज कोरोना काल में सब लोग जो है वो सक्षम होते और अपने आप को कैपेबल कर रहे थे। कितने लोग जो है वो खत्म हो गए हैं, आप सोच लीजिए। ठीक है, एंड ही इज प्रोवाइडिंग, दिस सुल्तान इज प्रोवाइडिंग द तकावी ऋण। ठीक है, तकावी लोन जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टैक्स रिलेटेड टू द, दिस इज ए काइंड ऑफ द, वी कैन से दैट कि एक रिलैक्सेशन होगा, एक प्रकार का लोन होगा जो एग्रीकल्चर के लोगों को दिया जाता है। जैसे आज के डेट में किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ द तकावी ऋण। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों, क्लियर है? तो ये तकावी ऋण जो है वो आपको देखेंगे, बट इट इज ए बिग फेल्यूअर्स। बिग फेल्यूअर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस को अप करने की कोशिश की, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी यहां पर डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे हमारे रेवेन्यू, हमारा जो ट्रेजरी है उस पर एक फिर से क्या है, बोझा आ जाएगा। और ये जब बोझा आ जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चारों की चारों पॉलिसीज आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री तो है ही। ठीक है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब सॉरी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं और आज के वर्तमान सिनारियों से भी जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए वो इस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए चौथा वाला जो हमने देखा, दैट मीन्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, वहीं से रिलेटेड उनका एक और रिफॉर्म्स होते हैं, उनको भी यहीं के यहीं समझ लेते हैं। तुगलक जो ऐसा पहला शासन था जो क्या करता है, वो कोड ऑफ रूल्स बना रहा है, एंड दिस इज नथिंग फॉर द फार्मर्स, ये पीसेंट्स के लिए है, ये आपके फार्मर्स के लिए है, इस तरीके की वो बातें कर रहा है। वो क्या करेगा, उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करेगा। दैट मीन्स द ग्रेन सप्लाई, द रिलीफ कैंप्स, द सीड अरेंजमेंट्स, बीज व्यवस्था कराएगा। ठीक है, लाओ ले जाओ बीज, ले जाओ और इस बीज को जो है बो दो, और एरिगेशन, ऐसे बहुत सारे काम करता है। इवन वो प्रोवाइड करता है कि किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट इट्स ए काइंड ऑफ द तकावी ऋण। ठीक है, तो यहां भी जो रूलर्स काम कर रहे हैं और वो रियायत दी जा रही है, तकावी ऋण, इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलेंगे। इवन दो ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज ऑल दीज रिफॉर्म्स और इन सारे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डिपार्टमेंट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो यदि काले धन को लाने के लिए शायद एक डिपार्टमेंट बन जाता तो काला धन आ जाता, और यहां पर जो है वो कृषि के रिफॉर्म से रिलेटेड जो है, ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही नाम का एक जो है आपका डिपार्टमेंट इनके द्वारा बना दिया जाता है। ये है व्यवस्था दी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक कुछ इस तरीके से काम करते हैं, और ही क्रिएटेड ए डिपार्टमेंट इज ए एग्रीकल्चर नेम इज कॉल्ड दीवान ए अमीर को ही स्टेबलाइज ए फेमाइन कोड टू रिलीव द विक्टिम्स, अकाल संहिता बनाता है, लोगों को कैसे दिया जाए, तकावी ऋण दिए जाते हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मोहम्मद बिन तुगलक की हैं। अब देखिए क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज फेल हो गई कि नहीं हो गई? सारी की सारी योजनाएं फेल होंगी कि नहीं होंगी? अब आप देखिए सारी की सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। अब आप देखो, इधर से समझ लीजिए, देखो नरेंद्र मोदी, ठीक है, द मेन द पर्सन हु इज बिहाइंड दिस। ठीक है, अब देखो नरेंद्र मोदी इज मेकिंग द सो मेनी पॉलिसीज। ठीक है, मैं आपको आज की डेट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा पॉलिसी बनाया, डिमोनेटाइजेशन। कौन सा पॉलिसी बनाया, 15 लाख। ठीक है, कौन सा पॉलिसी, दैट मीन्स ब्लैक मनी। ठीक है, कौन सी पॉलिसी, जीएसटी। कौन सी पॉलिसी बनाई, दैट इज द आर्टिकल 370। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी इन्होंने बनाई। ये फार्मर के बिल है ना, इनको भी हम देख लेते हैं। आई थिंक वो तो इंप्लीमेंट हो गए।
हाँ, ब्लैक मनी अब पार्ट बन गया है, ठीक है, लाइफ का। ऑल दीज पॉलिसीज इज मेड बाय द नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इतने सारे अच्छे काम किए गए, उसमें मुझे एक अच्छा काम जो है वो 370 दिखता है, ठीक है, मुझे जैसा मैं लगता है, ठीक है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी के सारे काम है उनमें कहीं ना कहीं जो है उसमें रायता ही फैला है। रायता तो समझते हैं भाई, ठीक है, बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन ये रायता जो है फैल जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। एंड ही वाज मोहम्मद बिन तुगलक वाज नथिंग बट, ठीक है, ही वाज द पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारी की सारी योजनाएं फेल होंगी। और जब योजनाएं फेल होंगी तो क्या जनता उसे पसंद करेगी? नहीं, ठीक है। अब आप देखिए 15 लाख वाले परेशान हैं, ठीक है, आप कोरोना को हैंडल नहीं कर पाए, जो लॉकडाउन पूरे देश में ना लगाकर आपको कहां करना था, उस पूरे लॉकडाउन को आपको लगाना था एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो ये कहानी जो है इस तरीके से, और पूरी जनता को आपने लॉक कर दिया विदाउट एनी डिस्कशंस, ठीक है। तो ये लॉकडाउन उसका सोल्यूशन नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हम देखते हैं द पॉलिसीज जो है वो फेल हो जाती हैं। पॉलिसी फेल हो गई, पॉलिसी फेल होगी तो क्या होगा, जनता जो है वो आपको असंतुष्ट हो जाएगी, असंतुष्ट होगी, दैट मीन्स कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रिवॉल्ट्स, बस रिवॉल्ट की ओर जाएंगे। और इस समय सर्वाधिक रिवॉल्ट किसके समय हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुए। सबसे ज्यादा रिवॉल्ट इन्हीं के साइन पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा रिवॉल्ट होंगे तो इस समय जो जानकारी मिलती है वो है 34 रिवॉल्ट्स इनके टाइम पर हो देखने को मिलेंगे, जिसमें से 27 तो क्या है साउथ इंडिया में हो जाते हैं। 27 विद्रोह जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 27, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्ट इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। और यहां पर 27 विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है इस वजह से हम देखते हैं पॉलिसीज फेल हो जाती हैं। या जाओ तो थोड़ा सा हम इसके कारणों को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कारण है जिसकी पॉलिसीज जो है वो आपकी फेल हो जाती है। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेजर रिवॉर्ड्स होते हैं। और इसी समय दक्षिण में आपको दो देखने को मिलेंगे, वो है आपका संगम एरा, ठीक है। संगम एरा में हम देखेंगे, ठीक है, जो आपके हरिहर और बुक्का दो रूलर होंगे, दो शासक होंगे, दो आपके ब्रदर होंगे, दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज संगम, ठीक है, वो संगम यहां पर स्टेबलाइज करेंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा दक्कन के सुल्तान, ठीक है, तो ये भी उसी रिवॉल्ट का हिस्सा होंगे। एंड दे आर मेकिंग ए न्यू एम्पायर इन द सदर्न टेरिटरीज, ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में नए राज्यों का उदय होगा। विजयनगर साम्राज्य नाम तो सुना ही होगा। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के। अब थोड़ा सा देख लीजिए उनकी जो पॉलिसीज हैं वो फेल क्यों हो गई। इनका पॉलिसीज का फेल होने का सबसे बड़ा कारण था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। आप देख लीजिए, यदि स्टैंडर्ड्स होते, मानक होते, तो क्या आप घर में बना पाते कॉइन्स को? आंसर आएगा नो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ना होना, दैट मींस इंडिकेशन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम वाज नॉट गुड, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपने देखा, आपने एनालिसिस नहीं किया, जो आपने टैक्स बढ़ा दिया, और आपने टैक्स बढ़ा तो दिया लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं किया का मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी आप मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है, और ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देख लीजिए, इसके अलावा आपने देखेंगे खोरासान और कराचिल, ठीक है। खोरासान कराचिल आपकी कैंपेन तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इंप्लीमेंटेशन, आपने आर्मी को तैयार किया, लेकिन आपने कराचिल वाले भाग को देखा नहीं। और कराचिल वाला भाग जो है वो आपका है हिमालय से रिलेटेड है, और आपने उस आर्मी को उस जगह भेज दिया जो शायद क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चैलेंजिंग हो सकती है। तो वी कैन से दैट कि भाई यहां पर जो आप जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं दैट वाज नॉट गुड। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज वाज नॉट गुड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। इन सच कंडीशंस द पीपल आर गोइंग टू नॉट सेटिस्फाइड एंड दे विल नॉट सपोर्ट, ठीक है। और वो जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस सपोर्ट नहीं करेगी आने वाले समय में। मैंने आपको डिमोनेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में भी समझाया है, ठीक है। शुरुआत में जनता सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में जो है सपोर्ट नहीं करती है। और देखते हैं कि दीज पॉलिसीज वाज नॉट सुटेड टू द टाइम्स। अब मैंने आपको बताया कि हम 13वीं सेंचुरी में बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी की, तो जनता भी तो थोड़ी बहुत कैपेबल हो जाए कि जब जनता जो है थोड़ी बहुत पढ़ लिख जाए तब जाके तो समझ पाएगी। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो समय क्या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है, समय के अनुकूल नहीं होती हैं, इस वजह से ये पॉलिसी फेल हो जाती है। इस पॉइंट में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे
दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, आकस्मिक परिस्थितियां। याद करिए हमने देखा हमारा हमारा प्लान बहुत अच्छा था, बट हमारा प्लान जो है वो हमारा नेचर ने फेल कर दिया, और कभी कभी जो शासक हैं वो इस वजह से भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। आवर प्लान इज वॉज वेरी गुड बट द नेचर वॉज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है, प्रकृति आपके संपर्क में नहीं है, और वहां पर इतने साइंस के डेवलपमेंट नहीं हुए थे जिसकी वजह से हम वहां पर ड्रॉट को आइडेंटिफाई कर पाए, और इस वजह से हम देखते हैं आवर प्लान इज फेल। होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है भाई। इसके अलावा हम देखते हैं द सुल्तान बहुत ज्यादा चैरिटी करने वाला होता है। देखिए अब चैरिटी करने वाले को कैसे समझते हैं, हमने देखिए हमने क्या बनाया था, हमने टैक्स की दर को 1/3 से 1/2 किया। फॉर्मर्स ने क्या कर दिया, फॉर्मर ने रिवॉल्ट कर दिया। अब जब रिवॉल्ट कर दिया तो सरकार ने क्या बोला, बोला एक काम करो टैक्स तो मत दो आप, ठीक है, और टैक्स को मत दो, आपका कर्जा माफ, लेकिन कर्जा माफ के साथ साथ हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कुछ रिलैक्सेशन भी देंगे, और वो हमने तकावी ऋण के फॉर्म में देखा था, ठीक है। तकावी ऋण क्या है, सरकार पर, रेवेन्यू पर, सरकार की ट्रेजरी पर एक और बोझा था, तो इसे काइंड ऑफ द चैरिटीज, ठीक है, और जब चैरिटीज होती हैं तो ये पॉलिसीज जो है वो फेल हो जाएगी, सीधी सी बात है शायद, और वो बुरी तरीके से ना हो पाए। तो इस तरीके से द सुल्तान वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द ग्रांट, वो दान दक्षिणा वाला है, चैरिटी करने वाला है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति का लिबरल होना भी दिक्कत है, ठीक है, जैसे हमने मनमोहन सिंह को सीखा, ठीक है। योग्य परामर्शदाताओं का अभाव, लैक ऑफ क्वालिफाइड कंसल्टेंट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे कैबिनेट में है कौन, ठीक है, हमारी कैबिनेट में है संबित पात्रा, मान के चलिए, ठीक है ना। एक हमारी कैबिनेट में है कौन, निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो प्याज नहीं खाती हैं, ठीक है। हमारी कैबिनेट में कौन है, हमारी कैबिनेट में कैपेबल लोग नहीं है, ठीक है, स्मृति ईरानी, ठीक है, ये हमारे कैबिनेट के सदस्य हैं, एंड दे आर अव्वल दर्जे के अनपढ़ गवार, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब मैं निर्मला सीतारमण तो क्वालिफाइड है, लेकिन इनकी जो एडवाइस है, ठीक है, वो कुछ अजीब अजीब सी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, दे आर नॉट मच कैपेबल टू प्रोवाइड ए गुड सजेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब जो देखिए, अब जो आपका एक जो सुब्रमण्यम स्वामी है, शायद आपने नाम सुना होगा, एंड सुब्रमण्यम स्वामी इज वेरी मच दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, और उसे बाहर बैठा रखा है आपने, आपने उसको कैबिनेट में दिया ही नहीं है, कुछ मंत्री मंत्री नहीं दिया है। तो ये थोड़े से आप ऐसा समझ सकते हैं, आपकी कैबिनेट में कौन है, वो एक साध्वी वाला है, वो एक वो जो धर्म वाला है, रिलीजियस, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपने बैठा रखा है जो आपको सही सलाह नहीं देंगे, ठीक है, धर्म के नाम पर आपको बांटने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, ये इसके अलावा ये पॉइंट हमने देख लिया है। सुल्तान का चरित्र इज नथिंग बट दैट इज द कैपेबल, ठीक है, ये दिस पॉइंट इज वेरी मच एसोसिएट विद दिस, ठीक है भाई। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं, ठीक है, ताकि क्या होता है जल्दी समझ में आ जाएगा, और आप लोगों को शायद मजा भी आ रहा होगा, नहीं तो बोरियत वाला चलता रहेगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं द कट्टरपंथियों का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन ऑफ द फंडामेंटलिस्ट, ठीक है। देखिए जो आपके कट्टरपंथी का मतलब है जो आपको रिलीजियस है ना, रिलीजियस जो व्यक्ति हैं, मतलब हम उलेमा की बात करें, और उलेमा जो है वो क्या करते हैं, राजा को इसलिए पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं क्या है, वो सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो रिलीजन से वो पॉइंट्स जोड़कर नहीं देते हैं, और उलेमा इससे नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कट्टरपंथी या जो रिलीजियस जो व्यक्ति हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस वजह से हमारी जो पॉलिसीज है वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी की सारी फेल होंगी तो जनता आपको देखने को दैट मीन्स देखेंगे। तो 34 विद्रोह मैंने आपको बताया टोटल, ठीक है, जिसमें से कुछ यहां पर रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, और इन रिवॉर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बहमनी एंड विजयनगर, ठीक है। That is the we Vijayanagar. Vijayanagar is nothing but this is the empire is related to the Sangam age, and the 1347 में हम देखेंगे बहमनी, और बहमनी वंश जो है वो हम देखेंगे दक्कनी सुल्तान, ठीक है, सुल्तान, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हैं वो मेजर है, और ये थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन द लैटर, ठीक है। तो आने वाले समय में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। ये तो चिंटू पिंटू टाइप से आपके रिवॉल्ट्स होते हैं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर एक बड़ा एम्पायर स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये कृष्णदेव राय आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ये शायद आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है भाई।
ठीक है, और ये पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही चुका है, ठीक है इसका। अब देखो ये थोड़ा मंगोल आक्रमण है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अभी मैंने आपको जो पॉलिसी समझाई थी, जो तीसरी वाली है ना, उसमें एक क्या होता है, एक यूनियन बनता है, एक अलायंस बनता है, और उस अलायंस में कौन कौन होते हैं, उस अलायंस में मोहम्मद बिन तुगलक होता है, तर्माशरीन होता है, मिस्र का सुल्तान होता है, ठीक है। और यहां पर जो तर्माशरीन है वो खुरासान को, सॉरी, जो खुरासान कैंपेन जो होती है वो अबू सैयद को जीतने के लिए होती है, ठीक है। अबू सैयद दैट इज द पर्सन हु इज इन रिलेटेड इन द खुरासान, और यहां पर वो तर्माशरीन के साथ मैत्री का परिणाम होता है। तर्माशरीन इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन हु इज इन्वेडेड इन द मंगोल्स, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी जो है वो रोता है, और ये 1327 में यहां पर मंगोलाइट्स, एक्चुअली देखिए शुरुआत में क्या होता है, मंगोलाइट्स लगातार अटैक करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो है इनके साथ कुछ सहयोग, कुछ कोऑपरेशन, कुछ आपका देखने को मिलता है। देखो पॉलिटिक्स में क्या है, कोई किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। आज जो है वो आपका टीएमसी में, कल जाके वो बीजेपी में जाकर टीएमसी की बुराई करना शुरू कर देगा, ये आप सबको पता है, नेता का कैरेक्टर पता ही है। तो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपने देखा होगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये भी एक साथ आ चुके हैं। पहले क्या बुआ और भतीजा बड़ी दोस्ती चल रही थी, बाद में जाके एक दूसरे को बाहर आकर गाली दे रहे हैं। तो ये है कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड दिस सेम थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व मंगोलाइट्स एंड द दिस यूनियन। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं यहां पर, अब यहां पर आप दोस्त बन गए। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉलिटिक्स है भाई, ठीक है, और ये हम सब आसानी से समझ सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हम इतना कैपेबल हो गए हैं, समझ सकते हैं कि कौन किसका किस तरीके से हो रहा है। एंड फाइनली दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई, द नेम इज कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हम किसी के मरने की दुआ नहीं करते हैं, लेकिन हम सरकार चेंज होने की दुआ जरूर करेंगे, जो 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हैं, ठीक है, याद तो होगा ना, ठीक है, बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्सन, ठीक है, हु इज गोइंग टू डाइड इन द थट्टा, एंड थट्टा इज नथिंग बट दैट इज द पार्ट ऑफ द सिंध, ठीक है। सिंध में जो है कैंपेन करने के दौरान ये निपट जाते हैं, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बदायूनी कहता है, बदायूनी अपने स्टेटमेंट में कहता है, अब्दुल कादिर बदायूनी, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अच्छा रहा ये मर गया, नहीं तो क्या होता मित्रों, आज रात 8 बजे से क्या होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा कुछ कह सकते थे, ठीक है। ऐसा हम कह रहे हैं समझने के लिए, हम किसी की मरने की दुआ नहीं करेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, घर पर रहें, ठीक है, लेकिन कब तक, ठीक है। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक व्यक्ति जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है, वो 1 साल से कॉलेज नहीं गया था, एक बच्चा स्टूडेंट था, ठीक है, आई थिंक ही वाज 19 ईयर ओल्ड, और उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे क्राइसिस ऐसे ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे हैं, बट ये चीजें जो है उसको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें सब चीज़ों को लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे जो प्रशासक हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, ठीक है। और ऐसा करना चाहिए, ठीक है। सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यस, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूं सभी को ना करके मैक्सिमम को किया जाए, ठीक है। 100% आप नहीं कर सकते, बट ठीक है आप कोशिश तो कर सकते हैं 90+ को ले जाने की कोशिश, ठीक है। आप 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कभी अटेम्प्ट कर नहीं आ सकते, ठीक है, यस, बट आप 90+ या मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है, सक्षम है आप चीजों को समझने, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे उदाहरण देता रहता हूं। तो बदायूनी का स्टेटमेंट ये बताता है कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को आपके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और इस तरीके की कहावत प्रचलन में हो गई, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा असेसमेंट देख लेते हैं। ईश्वरी प्रसाद जो है वो ये कहते हैं, आफ्टर द मुस्लिम कंक्वेस्ट ऑफ द इंडिया, मुस्लिम्स आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर जितने भी बादशाह आए हैं, जितने भी बादशाह ना, जितने भी सुल्तान आए हैं, उन सुल्तान में जो है ही वॉज द बेस्ट। बेस्ट का मतलब है, अभी तो आप देख लीजिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप तुरंत आप बोल देंगे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो बीइंग द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर ही वाज द ग्रेट, ठीक है, ये वही चीज है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द मनमोहन सिंह एंड द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जितने भी बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में उनमें सबसे बड़ा विद्वान था, लेकिन इतिहास का एक पक्ष उन्हें जो है वो पागल राजा भी कहता है, ठीक है। सम पीपल, सम हिस्टोरियंस हैव लेबल्ड हिम एज ए मेड किंग, दैट मींस कि वो पगला राजा था। पगला राजा था मतलब साइलेंट प्राइम मिनिस्टर था, बट इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट रियली मेड हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन वास्तव में वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं था।
गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? कितना अच्छा स्टेटमेंट यहां देकर चले गए हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। यस, वो पगला राजा था, वो पगला राजा अपनी पॉलिसीज की वजह से था, लेकिन वास्तव में जो है वो ऐसा नहीं था। लेकिन आप पॉलिसीज पर रिफॉर्म्स कर लेते, इंप्लीमेंटेशन ठीक कर लेते, तो शायद जो है आप बहुत अच्छे शासक होते, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में खास शासकों के अंतर्गत गिना जाएगा। भले ही लोग जो है उसे अलग अलग तरीके से कहें, पगला कहें, चाहे साइलेंट कहें, चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी मच, दैट मीन्स द काइंड एंड द चैरिटी रिलेटेड पर्सन, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यायप्रिय आदमी था, ऐसा इब्न बतूता बनाकर चला गया है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, यू आर राइट, ठीक है। पीबी नरसिंह राव, ठीक है। पीबी नरसिंह राव का नाम भी जो है एक बड़े बड़े रिफॉर्म्स में गिना जाता है। तो सीधी सी बात है कि इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं, आप देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप देखेंगे इंदिरा गांधी है, आप बहुत सारे शासक को देखेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, आपके वो हरदनल्ली डेडेगौड़ा, देवेगौड़ा। Yes, 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 you are very right. ठीक है, he know I think Narasimha Rao is known I think approximately 5 to 6 language, ठीक है। और इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो लेफ्ट और राइट एक हाथ से मतलब दोनों हाथों से लिख सकती हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और आप जैसे देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ही वॉज वेरी मच लिबरल पर्सन, ठीक है। ही वॉज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री एज ही वॉज कंसीडर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये लोगों में पहले नैतिकता हुआ करती थी। आज की डेट में तो क्या होता है, ठीक है, आज की डेट में तो लोग जो है सुनते ही नहीं है, ठीक है। नेता जो है, पॉलिटिशियन आपका पाला बदल रहे हैं। ये क्यों नहीं आपका एक अमेंडमेंट लेकर आ जाते हैं कि यदि किसी ने पाला बदला तो उसका चुनाव में जो है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सरकार गिर गई एमपी में, ठीक है। आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रहे हैं, और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और इतिहास अब आपके पास आ चुका है, फिरोज शाह तुगलक के पास। ये वो टाइम होगा। मैंने आपको जब तुगलक डायनेस्टीज की शुरुआत की बात की थी, और तुगलक डायनेस्टीज की जब मैंने आपको बात की थी, तो मैंने बताया था कि दिस इज अ टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मतलब है, हम देखेंगे इतिहास जो है आपके टॉप पर चला जाएगा बिल्कुल, और दिल्ली सल्तनत इस समय टॉप पर होगी। लेकिन ये वही टाइम होगा कि ये टॉप से आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि देखिए ऊंचाई से ज्यादा गिरेंगे तो ज्यादा नीचे तक गिरेंगे, और इतना गिरेंगे कि दिल्ली सल्तनत फिर कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर व्यक्ति का इतिहास, हर व्यक्ति की घटनाएं जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। और शायद अभी आपके पास 300 प्लस कैंडिडेट्स हैं, और आप शायद इतना गिरो कि आप शायद सरकार भी ना बना पाओ। देखते हैं इतिहास को, ठीक है, और भविष्य को। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक इज नथिंग बट दिस इज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टीज, एंड ही विल कंसीडर एज ए सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ जो होती है थट्टा में होती है, और थट्टा दैट इज द पार्ट ऑफ द सिंध, सिंध इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। और वहीं पर जाकर जो है फिरोज शाह तुगलक का कोरोनेशन हो जाता है, कोरोना वाला नहीं, ठीक है, दैट इज राज्याभिषेक, ठीक है। राज्याभिषेक जो है इनका हो जाएगा, एंड ही वॉज द मिक्स पर्सन, ठीक है। इनके जो ही वॉज अ मिक्स प्रोडक्ट ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। इनके जो हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का, इनमें दोनों का ब्लड होता है, और ये हमें थोड़ा देखने को मिलेगा इनके कैरेक्टर में, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये, बट ये एक पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ही वॉज नथिंग बट दैट इज द ब्रदर, ही वॉज द कजन ब्रदर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे। फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रदर थे। अब ये ब्रदर क्या करने वाला है? ब्रदर कुछ नहीं करने वाला है। ब्रदर जो है रायता फैला है उसको साफ करेगा, ठीक है। रायता मतलब समझ रहे हैं? रायता मतलब क्या? वो पॉलिसीज याद करिए। आपका शासक कैसा था? आपका शासक ऐसा था कि लोग उसे पगला कह रहे हैं, और उसकी चारों की चारों जो पॉलिसीज थी वो फेल हो चुकी थी। और जब पॉलिसी फेल हो जाएंगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा किस पर? सुल्तान पर। और जब सुल्तान पर विश्वास उठ जाएगा तो जनता का सपोर्ट जीतने के लिए फिर से क्या कहा जाएगा? मित्रों, अब हम 15 लाख रुपए नहीं, अब हमको 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है। मित्रों, हम आपको 15 लाख रुपए नहीं देंगे, हम आपको जो देंगे राम मंदिर देंगे, ठीक है। मित्रों, हम आपको जो है डिमोनेटाइजेशन नहीं देंगे, मित्रों हम आपको कोरोना देंगे, और कोरोना में हम आपको लॉकडाउन कर देंगे, ये ऐसा कहा जाएगा। तो रायता फैलाया जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, लेकिन इस रायतों को साफ करने का काम करेगा कौन? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक इज द पर्सन हु इज गोइंग टू क्लीन दिस रायता। सीधी सी बात है, वो इस रायते को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसको और समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक करंट के सिनारियो से समझ लेते हैं। मनमोहन, देखो मैं कुछ भी उल्टा सीधा आपको समझाने की कोशिश उपयोग कर सकता हूं। मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी आए। मनमोहन सिंह वॉज अ साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही वॉज वेरी क्वाइट साइलेंट, ठीक है, वो कभी नहीं बोले। 10 साल में उनके शब्द, उनके मुंह से आपने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट है, दिस इज द वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और यहां पर जब नए प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी, वो सबसे पहले तो अपनी इमेज जो है स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रांग बनाने की कोशिश इतना करेंगे कि वो क्या करेंगे, हर दिन मतलब हर संडे को आएंगे और अपनी बात जो है वो मन की बात में कहेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, वो ये साइलेंट प्राइम मिनिस्टर की इमेज को बाहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? वो इतना बोलते हैं कि संडे के दिन भी बोलते हैं और मन की बात कहते हैं, और इतना बोलते हैं कि वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। अब ये देखिए ज्यादा हो जा रहा है। आया नहीं आया समझ में मेरी बात, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इमेज जो है, और जब आप देखेंगे कि जब आप अपनी अपनी बात बताएंगे, अपने मन की बात बताएंगे, किसी दूसरों की मन की बात नहीं सुनेंगे, तो यहीं से हम देखेंगे दिस इज द फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जब आप देखेंगे इनकी वजह से, तो रायता भैया ने फैलाया है, उसे साफ करेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक, और इतना साफ करेगा कि दिल्ली ही साफ हो जाएगी, और यही टाइम होगा दिल्ली के डिक्लाइन का, खत्म होने का। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Got it my points what I am saying, ठीक है। तो दिस इज द टाइम ऑफ द ट्रांजिशन टाइम पीरियड, और ये रायता इतना ज्यादा साफ किया जाएगा, इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर किए जाएंगे कि आपका राजकोष, आपका टेरिटरी जो है, या आपका जो एम्पायर है, वो आपका एक्सपेंड नहीं हो पाता। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका एम्पायर भी जो है वो डाउन हो जाएगा। करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कोई नया क्षेत्र नहीं जीता, जो था भैया ने दिया था उसी को संभालने में पूरा पैसा खर्च कर दिया। और जब हम देखेंगे पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, डाउन इकोनॉमी। तो देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, ई इक्वल टू ई। मैंने आपको पहले ही बोला है, जेब में पैसा नहीं होगा तो केवल आप जो है हवा खाकर आ जाएंगे मॉल में, ठीक है, कोई परचेसिंग नहीं करेंगे, इनका राजकोष खाली हो जाएगा, और राजकोष जब खाली हो जाएगा तो दिल्ली सल्तनत भी डाउन हो जाएगी। एकदम झक्कास, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक क्या होते हैं? ये भाई साहब हैं, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, इनके आधार कार्ड का फोटो है। ही वाज द कजन ब्रदर ऑफ द, इनकी बेसिक पॉलिसी जो है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा आज इनका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो एक बेसिक बैकग्राउंड हमने उनका सीख लिया है कि कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है। ही वॉज द कजन ब्रदर ऑफ द जूना खान, और ये जो है वो आपके कब सत्ता में आते हैं, व्हेन एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक वाज डाइड, द फिरोज वाज प्रेजेंट इन हिज कैंप, ठीक है। जब उनके साथ था वो वहीं पर था, उसके शिविर में था, और इसकी डेथ जो है वो वहीं पर हो जाती है, और वहीं पर इसका कोरोनेशन हो जाता है। वी कैन से दैट राज्याभिषेक हो जाएगा। अगला शासक कौन? फिरोज शाह तुगलक। स्वागत नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक आते हैं। अब देखो फिरोज शाह, ये तो हम देख चुके हैं, सॉरी, देखिए ये भी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की सारी फेल स्कीम्स इन्होंने यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इनकी की सारी फेल स्कीम जब आएंगी तो द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान इज गोइंग टू डाउन, ठीक है, रेपुटेशन इज गोइंग टू डाउन, ठीक है। सुल्तान को कोई समझ नहीं रहा, बोला यार ये तो साइलेंट है, बहुत ही ज्यादा बदलाव, इसकी वैल्यू गिरी हुई है। और एक काम करते हैं हम, यहां पर क्या करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं ताकि जो है जनता खुश रहे, और वो अपने भाई की जो इमेज है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसका भाई जो है फेलुअर था, ठीक है, और जनता को समझाना बड़ा मुश्किल था। तो ये हमेशा क्या करता था, ही वॉज क्वाइट अवे, दैट मीन्स स्टे अवे फ्रॉम द इमेज ऑफ योर, दैट मीन्स आवर ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की इमेज से बाहर कोशिश करता है, और जब उनकी इमेज से बाहर करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे ही काम करेगा जिससे खुश हो। मित्रों, आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मित्रों, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको कोरोना ही नहीं होने देंगे, हम आपको लॉकडाउन कर देंगे, ठीक है। और जनता को है खुश करने की कोशिश की जाएगी। मित्रों, हम आपको सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन ये सेंचुरी किस में होगी? ये पेट्रोल में होगी। मित्रों, हम आपको परेशान करेंगे आपको टैक्स देने में, ठीक है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इससे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे जनता जो है खुश होने की कोशिश की है। मित्रों, हम आपको राम मंदिर बना के देंगे ताकि आप जो है भजन करते रहेंगे, ठीक है, कभी रोजगार नहीं मांगेंगे। ऐसी सारे काम जो है वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? वो आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे सामाजिक कल्याण के काम, ठीक है, जो लोग विडो हुए थे, जो महिलाएं विडो हो गई थी, कौन से? खुरासान कराची में
खुरासान कराचिल में जो विडो हुई थी महिलाएं, उन विडो को क्या करना होगा, पेंशन देना होगा, और पेंशन देना होगा तो क्या करना होगा, पैसा खर्च करना होगा। और इसके अलावा हम हॉस्पिटल खोलेंगे, इतना सारा दान दक्षिणा काम किया जाएगा जिससे जनता खुश हो, समाज कल्याण के काम हो, और इस वजह से हमारा ट्रेजरी जो है पूरा खाली हो जाएगा। और जब ट्रेजरी खाली हो जाएगा तो जेब में पैसा जो है, ठीक है, एक एम्पायर आपका एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। और ऐसा कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इन्होंने कुछ नया टेरिटरी नहीं जीता, कोई नया स्टेट नहीं जीता, ठीक है, जो है उसी को बचाने में पूरा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो जब नया टेरिटरी जीतोगे नहीं तो नया टैक्स आएगा नहीं, और जब नया टैक्स आएगा नहीं तो आपका ट्रेजरी तो खत्म होना ही है। दैट इज द वेरी क्लियर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई नया टैक्स लगाओगे नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखो और क्या है, राजकोष खाली होने के कुछ और कारण हैं, ठीक है, वी विल फाइंड आउट, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेजरी है व्हाई इट्स गोइंग टू एम्प्टी, ठीक है, वो क्या करेगा, कोई नया राज्य नहीं जीतेगा। नो न्यू स्टेट वॉन्ट्स बट रादर वॉन्ट टू सेव द एम्पायर। जो टेरिटरी जो रायता है उसी को समेटने में पूरा समय लगा देंगे, और क्या करेंगे, इस्लाम विरोधी टैक्सेस को खत्म कर देंगे। ये थोड़े से क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, ठीक है, और कट्टर होते हैं। बोला एक काम करो, ठीक है, ये वाला टैक्स खत्म कर दो, और टैक्स जब खत्म कर देंगे तो हम देखेंगे दिस इज द रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली। और ये थोड़ा पीछे आ गया है, ठीक है, तो हम देखेंगे ड्यू टू द ऑल दिस रीजन सल्तनत रैपिडली कोलैप्स एंड द डिसइंटीग्रेट। इसी सब कारणों की वजह से जो हमारी जो सत्ता है, हमारा जो एम्पायर है, वो डिसइंटीग्रेशन की ओर चला जाएगा। अब आप देख लीजिए रिवॉल्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है ना, जनता खुश नहीं है, ठीक है, ये पतन की ओर जा रहा है, तो और कहां नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत यहीं पर आप देख रहे हैं पूरे पीक पर पहुंची, और दिल्ली सल्तनत यहीं पर आपके डाउन की ओर जाएगी, क्योंकि ऊपर देखो, सीधी सी बात देखो, ऐसे देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये है एक पहाड़, ठीक है। अब आपको ऊपर पहुंच गए हो, है ना, इतने टॉप पर पहुंच गए हो, तो यहां से जब गिरोगे तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से गिरोगे, ठीक है। आपके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, और आप जब यहां से गिरोगे जीरो पे तो क्या होगा, बहुत तेजी से गिरोगे, तो ज्यादा जोर से दर्द होगा, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली यही है, दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने टॉप पर पहुंच चुकी थी, लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद यहीं पर हम देखेंगे इस तेजी से टॉप से बॉटम की ओर गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। और ऐसा कहा जाएगा, यहां पर एक शासक आएंगे नासिरुद्दीन महमूद, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद के पास हम जाएंगे तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है सिमट कर दिल्ली से पालम तक रह जाएगी। ये स्टेटमेंट शायद आपने सुना होगा, क्योंकि दो ऊपर से कोई गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है और बहुत तेजी से दर्द होता है। तो अब दिल्ली जो है वो दिल्ली से पालम तक ही सिमट कर रह जाएगी, एंड दिस इज द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गॉट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? प्रियंका जी, प्रीति जी, राजवीर जी, निगम साहब, तो दिल्ली सल्तनत को हमने बनते हुए भी देखा है, और दिल्ली सल्तनत को हमने बिगड़ते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। इस भारत को आपने बनते हुए भी देखा है, इस भारत को हम बिगड़ते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम समझ सकते हैं, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है, वी नो ऑल थिंग्स, ठीक है, और हमें सारी चीजें पता है, ठीक है। वही चीज है, आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये क्या रिफॉर्म्स करेंगे, इन रिफॉर्म्स की वजह से हम इन्हें जानेंगे, ठीक है। और ये रिफॉर्म्स जो है हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। मेरी बात क्लियर है भाई सभी लोगों को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इनके द्वारा किए जाएंगे, ये जनता को खुश करने वाले काम करेंगे, और जनता खुश होगी तो हम देखेंगे उसमें मनी लगेगा, पैसा लगेगा, और जब पैसा लगेगा तो क्या होगा, हमारा ट्रेजरी खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये प्रशासनिक रिफॉर्म्स कल हम थोड़ा सा देख लेंगे, जनता को सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ठीक है। आया नहीं आया समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, कभी तक जो पुराना है आगे पीछे नया, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पीछे वाली क्लासेस में थोड़ा सा जल्दी मैं बाजी में था, तो अभी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए, तो मैं यहाँ उपलब्ध हूं ताकि आपके कुछ डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई सिचुएशंस, ठीक है, कोई टॉपिक, कोई, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिल ही चुका होगा, ठीक है, और हम जो है बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। और यदि कोई इसमें इश्यूज हैं तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। लड्डू बताने के बाद
लड्डू बताने के बाद क्या बचेगा? ठीक है, मतलब मैं इसका मतलब ये समझ लूं कि सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, हाँ, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और जब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, सीधी सी बात है, पूरा का पूरा। सर ये कौन सी बुक से करवा रहे हो? देखिए, मैं एनसीईआरटी को तो फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं बहुत सारी जानकारी प्लस में ले लेता हूं। Sir, my one teacher used to say, I will never become excellent since after that we declines. Here we can see this is true. Yes, ठीक है। प्रियंका जी, वी आर फॉलो द एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पर मतलब हम क्या है, बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक्स के साथ साथ हमें अन्य चीजें भी, उनकी पॉलिसीज को हमें थोड़ा समझना होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस को समझना होगा, और कुछ फैक्ट्स को भी हमें लेना होगा। तो आई दैट मीन्स प्रेफर द ऑल थिंग्स। मैं क्या करता हूं, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, ठीक है, कि मैं एनसीईआरटी को बेसिक्स बनाता हूं। एनसीईआरटी को बेसिक्स बनाकर उसमें चीजें कुछ ऐड कर देता हूं, जैसे फैक्ट्स ऐड कर दिए, उनकी पॉलिसीज ऐड कर दिए, किसी के रूलर्स का नाम है, नेम है, वो आपको देखने को मिलता है। तो ये एनसीईआरटी प्लस इसलिए मैं कहता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, तो ये बुक्स का सभी का मिला जुला रूप है। मैं किसी एक बुक को प्रेफर नहीं करता हूं। कई बार मुझे कोई जानकारी आपने बता दी है, आपने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, मैं उसे अपनी स्लाइड्स में ऐड कर लेता हूं और अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो ये सभी का मिक्स है ना, हम ऐसे कह सकते हैं। एक आपकी पटना पब्लिकेशन की बुक मैं प्रेफर करता हूं। ठीक है, एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की है एक। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी। ठीक है, एक तमिलनाडु स्टेट बोर्ड, ये मुख्यतः मैं करता हूं फॉलो। ठीक है, तो इन सभी का मिला जुला रूप थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्लियर है? ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्चुअली देखो, कोई भी बुक खराब नहीं होती, और कोई भी बुक जो है परफेक्ट नहीं होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम उनमें से कुछ चुनिंदा मोती हम चुन लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये समंदर है, ये कौन, इतिहास। और इस इतिहास से हमें कुछ चुनिंदा हुए मोती ले लेने हैं, और उसके द्वारा हमें सीख लेना है। कल क्लास होगी सर क्या? जी निगम जी, बिल्कुल क्लास होगी। यदि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, हम क्लास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वुड यू प्लीज से हाउ शुड बी राइट सम आंसर्स एज लीड? ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, मैं कुछ आंसर्स के साथ आता हूं। ठीक है, बिल्कुल आपका प्रीति जी, आई विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। ठीक है, आई विल मेंटेन। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ यहां आता हूं, एंड वी विल राइट डाउन, और हम उनको कुछ यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। सर मेरे लिए लेक्चर मिस कर दिए बट सारे सर मैंने मेरे लेक्चर मिस कर दिए बट सारे बीमार होने की वजह से, अगर रिकॉल करूं तो कैसे, बिकॉज बैक का सारा कवर करना है अब। आप प्रियंका जी, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए कहाँ से आपका थोड़ा सा दिक्कत है। प्रीति जी, कल क्लास होगी? सर टुमारो क्लास होगी, यस क्लास होगी। प्रियंका जी, आप पहले सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लो। यदि कोई आपको डाउट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल हैं, आप वीडियो में जाकर आप रिकॉल कर लीजिए सीक्वेंसली। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर भी यदि आपको एक आध कुछ पॉइंट्स में दिक्कत होता है तो आई विल कंसीडर। जैसे मैंने आपको आज का टाइम पूरा दिया है, थोड़ा सा आपको कोई डाउट है तो मैं कोई छोटा सा टॉपिक है उसको समराइज वे में आपको बता दूंगा। बट थोड़ा सा पहले आप कर लीजिए। इफ यू हैव स्टिल सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई विल क्लियर थ्रू सम काइंड ऑफ द फ्लो चार्ट्स। आपने देखा होगा मैं फ्लो चार्ट्स का उपयोग ज्यादा करता हूं। ठीक है, आप अपनी टेक्निक्स में इस चीज का उपयोग करें। इवन इट इज वेरी हेल्पफुल वाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, इट्स वेरी यूजफुल। ठीक है, तो प्रियंका जी, यू गॉट इन माई पॉइंट्स। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप पहले पहले सारे वीडियोस देख लीजिए जो जो आपके मिस हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। और यदि कुछ नहीं समझ में आता है, कोई एक आध टॉपिक, मैं पूरा तो रिवाइज नहीं करा सकता, बट यस कुछ टॉपिक्स एक आध जो बच रहा है तो मैं उसको यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल क्लास होगी, कोई हमारा ऑफ नहीं है। ठीक है, मतलब होली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं होली बनाएंगे, इंटरनेट की होली हम बना देंगे। ठीक है, ऑनलाइन होली बना देंगे। ठीक है, कल सब रंग बिरंगे होंगे, है ना। और कोई समस्या, और कोई डाउट, और कोई परेशानी, प्लीज टेल मी।
प्रीति जी आपकी आंसर राइटिंग वाला जो है वो कुछ हम देख लेंगे। सर मे आई से समथिंग फर्स्टली सो सॉरी टू से मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, ठीक है। को प्रीति जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोरोना के बाद सबकी स्थिति जो है ऐसी हो गई है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल ही हो गए हैं, ठीक है। और मैं भी कोशिश यही करता हूं कि मल्टी डायमेंशनल होकर पढ़ा हूं, ठीक है। हैप्पी होली, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वी आर लर्निंग हियर, हम सीख रहे हैं, हम अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रंग बिरंगा ठीक है जीवन में भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और एंजॉय करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं हूं, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। पिछले वीक थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पाया, इसलिए मैंने आज आपको समय दिया है, संडे, ठीक है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है प्लस माइनस, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम एक दूसरे की बातें यदि समझ पाएंगे तो आसानी से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी सुरक्षित रहें। आई हैव ओके, ठीक है, दैट इज गुड, ठीक है। तो नहीं, मैं मोदी गवर्नमेंट नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली क्रिटिसिजम्स नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट की, मैं एक्चुअली रिफॉर्म्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है, बट द सम इज नॉट गुड, ठीक है। अच्छी बात तो करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अच्छी बातें कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है, और कुछ बुरी बातें भी हैं, ठीक है, जो हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमें सभी को लेके चलना होगा ना, ठीक है। मैं यदि केवल आपकी बात सुनूं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो ऑल आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। हम सभी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी हम करते रहेंगे। वेरी वेरी प्रीति जी हैप्पी दिवाली, प्लीज टेक केयर। ओके, ठीक है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और आपने मुझे हैप्पी दिवाली बुलाया, मैं आपको हैप्पी होली बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके, हैप्पी होली वंस अगेन, नमस्कार। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, गुजिया खाएं, ठीक है, रसगुल्ला खाएं, ठीक है, और कलर लगाते रहें। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी आर लर्निंग हियर, ठीक है, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।